हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारा सैंपल पेपर सॉल्व कराओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व कराओ, तो आपकी डिमांड को पूरी करते हुए आज से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत हम केमिस्ट्री के सैंपल पेपर से कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करना। और आज ही आपकी मैथ का सैंपल पेपर की वीडियो भी आएगी और फिजिक्स के भी आएगी। इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो और जल्दी से जल्दी वीडियो आने लगेंगी और बहुत जल्दी आपके 3 सैंपल पेपर फिनिश हो जाएंगे और आपके 90% बोर्ड में पक्के हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम केमिस्ट्री के मॉडल पेपर बिल्कुल शुरू से लेंगे। हालांकि मैंने टिक मार्क उसमें भी करा दिए थे जब सैंपल पेपर दिया था, तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेरे पास में ये केवल सैंपल पेपर है, राइट। ये सैंपल पेपर दिखाई दे रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। तो पहला जो प्रश्न है क्या है? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि फ्रैंकेल दोष तथा सटकी दोष दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। देखिएगा तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, आपका एक NaCl ऑप्शन दे रखा है, एक आपका KCl ऑप्शन है, एक CsCl है और एक AgBr है। तो आपको पता होगा, ध्यान से समझ लीजिए, जो सटकी दोष होता है, सटकी दोष ये आपके सटकी दोष के ही एग्जाम्पल हैं ये सभी। सटकी दोष इसमें भी है, सटकी दोष इसमें भी, सटकी दोष इसमें भी, सटकी दोष इसमें भी है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सटकी और फ्रैंकल दोष ये दोनों कौन से में हैं? तो ध्यान से समझ लेना, सटकी और फ्रैंकल दोष ये AgBr में आपका सटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। लेकिन NaCl का आपसे पूछ ले, NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है? आप कहोगे सटकी दोष पाया जाता है। KCl में कौन सा पाया जाता है? सटकी दोष पाया जाता है। और आपका CsCl में कौन सा सटकी दोष पाया जाता है? लेकिन AgBr में आपका सटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो बाई मिस्टेक ये जो हमने मॉडल पेपर जब दिया था तो उसमें ये मिस्टेक हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिएगा इसका ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, विलयन का मोल अंश, ठीक है, विलयन की मोलरता और विलयन की मोललता। तो इसका राइट आंसर जो सी ऑप्शन है, विलयन की मोललता, ये इसका राइट आंसर है। हमारा बाई मिस्टेक यहां पे मोलरता हो गया था, कल जब हमने कर रहे थे, तो मोलरता गलत है, ये इसका राइट आंसर ठीक है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा था? अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पर निर्भर करता है? देखिए अर्धशैल का मतलब क्या है? जो आपका जो सेल जो होता है उसका जो हाफ सेल है, ठीक है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? वो इलेक्ट्रोड किस धातु का बना हुआ है, इस चीज पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव सिंपल सी बात है, जो धातु है एल्यूमिनियम की है तो उस पर अलग इलेक्ट्रोड विभव होगा, लोहे की है उस पर अलग इलेक्ट्रोड विभव होगा, तांबे की है तो उस पर अलग होगा। तो इसलिए ये किस धातु का बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। विलयन, किस विलयन में डुबाया जा रहा है उस पर भी निर्भर करेगा, और कितना टेम्परेचर है उस पर भी निर्भर करेगा। इसलिए ये सभी चीजों पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है, इस पर लिख रही है इन सभी पर ये दे रखे हैं ना ऑप्शन। विलयन का धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है और विलयन के ताप पर निर्भर करता है, विलयन की प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है, विलयन में जो विलयन है उसमें क्या चीज मिलाई गई है उस पर भी निर्भर करता है। ओवरऑल ये हर चीज पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, और इसमें चौथा है, यानी कि चौथा घ प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है वेग स्थिरांक? मोल समय इनवर्स लीटर इनवर्स, मोल प्रति मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ये इसका एग्जांपल, यानी कि ये इसका क्या होता है? ये इसका मात्रक होता है। ये क्या है? ये है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक केवल समय इनवर्स होता है,
क्या होता है, समय इनवर्स। याद रखना, समय घंटे में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, दिन में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, तो समय इनवर्स, समझ रहे हो। तो ये प्रथम कोटि की, जो फर्स्ट कोटि की अभिक्रियाएं होंगी वो उनका जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो समय इनवर्स होता है, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, एमाइडों से एमीन बनाने के लिए, देखिए कोई भी एमाइड है और हमें क्या बनाना है, एमीन बनाना है, एथिल एमीन, ठीक है, प्रोपिल एमीन, मेथिल एमीन, जैसे कि आपको मैं C2H5 NH2 CH3 NH2, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे हैं, या इस तरीके से कोई भी एमीन हो, उसमें जब भी एमाइड से कोई भी एमाइड है आपका, उससे हम आपका एमीन बनाने लगे तो वहां पर हम क्या लेते हैं, Br2KOH, ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका क्या है, एक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसमें सीधे सीधे पूछा है कि एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक, तो कौन सा अभिकर्मक यूज होता है, तो इसका ए ऑप्शन Br2KOH, ये आपका अभिकर्मक यूज होता है। चलिए देखिए, अब आ जाता है दूध में उपस्थित शर्करा। दूध में जो मिठास होती है, दूध में कभी देखा दूध यानी कि नेचुरली हल्का मीठा लगता है, तो दूध में एक शर्करा उपस्थित होती है, जो मिठास जो होती है वो किस कारण से होती है, दूध की शर्करा का नाम क्या होता है, तो उसको बोलेंगे लैक्टोज। क्या, लैक्टोज। तो दूध में क्या पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। तो इसमें जो आपका ये कौन सा प्रश्न हो गया, 4, ये 5वां हो गया। और छठे जो प्रश्न है आपका, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बोलोगे लैक्टोज, तो इसका सी ऑप्शन सही है, लैक्टोज, ठीक है। तो ये बहुविकल्प प्रश्न तो हालांकि मैंने करा दिए थे, तो ये एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। अब सीधे सीधे हम चलते हैं अपने आज के प्रश्नों पर, राइट। चलिए तो इसको देख लेते हैं, चलो। तो अब दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरे प्रश्न थ्योरेटिकल प्रश्न है, दूसरा भाग, दूसरा प्रश्न। तो ये दूसरे का कै, प्रश्न नंबर दूसरे का कै है। और हालांकि ये मैंने न्यूमेरिकल वाली जो सीरीज मैंने बताई थी, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल दिए थे, तो उसमें भी ये था। और जो मैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की जो वीडियो दी थी उसमें भी ये करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि ये आपका सैंपल पेपर यानी मॉडल पेपर में दे रखा है, तो इसको मैं फिर से सॉल्व करा रहा हूं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो इसको देख लेना, और पुरानी सॉल्यूशन वाली वीडियो भी देख लेना केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें भी बताता हूं ज्यादातर। इसमें भी बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा, लेकिन उसमें देखोगे तो और कुछ ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें सीधे सीधे हम छांट लेते हैं क्या दिया है सवाल में। क्या दे रखा है सवाल में, ये देखिएगा, एक सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। तो यहीं से पता चल रहा है कौन सा जालक बनाता है, घनीय समृद्ध संकुलन जालक। तो यानी कि कोष्ठका संरचना से आपको पता चल रही है, संरचना कैसी है, इसकी संरचना है CCP। कैसी है, घनीय समृद्ध संकुलन जालक। को हिंदी में, ये हिंदी है, इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको CCP, राइट। तो इसको ही हम फलक केंद्रित वाला भी होता है। तो ये CCP क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हमें पता चलेगा कि Z बराबर 4, CCP के लिए Z बराबर 4 होता है, राइट। चलिए बाकी इसकी जो न्यूमेरिकल्स का बेसिक देखोगे तो वहां पर समझ में आएगा Z क्या होता है, सारा कुछ। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये परमाणुओं की संख्या होती है। CCP यदि कोई भी तत्व है या कोई भी आपका एटम है, वो जिस संरचना में जुड़ा होता है, तो वहां से हमें पता चलती है कि उसमें कितने अणु जुड़े हुए हैं, उसमें कितने परमाणुओं की संख्या है। तो हमको यहां से पता चला, क्योंकि ये CCP संरचना में जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये एक क्रिस्टल है सिल्वर का। ये सिल्वर का एक क्रिस्टल है, यानी कि आपका चांदी का, हम बोल रहे हैं हिंदी में, कैसा है, चांदी का कोई क्रिस्टल है। तो वो कैसी संरचना में है, घनीय समृद्ध संकुलन जालक में है। तो हमको पता चला कि उसकी संरचना कैसी है, घनीय समृद्ध संकुलन है, जिसको इंग्लिश में CCP बोलते हैं शॉर्टकट में। तो उसमें कितने अणु होते हैं, उसमें अणुओं की संख्या होती है 4, ओके। और इसमें कोर की लंबाई, जो अणु है, अणु के कोर की लंबाई कितनी है, यानी कोर की लंबाई है आपकी, कोर की लंबाई यानी कि कोर, आप हिंदी में लिख दीजिए कोर। तो कोर यानी कि A बराबर कितना है, 408.6 pm।
पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर। पिकोमीटर से मीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 408.6 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब ये हो गया मीटर, क्या करा हमने, मीटर में बदल दिया। ओके, अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले एक और एक 2 अंक आगे लेकर आएंगे पॉइंट को, तो आपका कितने घातें आ जाएंगी, 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, 10 की पावर माइनस 12, ये हो गया मीटर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? हमने एक और एक 2 अंक, अभी ये 408.6 था, अब कर दिया 4.086। तो अब समझ में आई आपको बात कि हमने 2 अंक आगे लेकर आए तो 2 घातें प्लस की आ गई, तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट। और देखो हम यहां तक, अभी सुन लो, ये 4.86 है, तो मैं इसको यहां तक लेना चाह रहा हूं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक रखना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा कि इससे अगला अंक यदि 5 है या 5 से कितना भी ज्यादा है तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसको इतना ही बड़ी संख्या ना लिखकर हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 4.1। वैसे भी दिखाई दे रही है 4.086 के समथिंग है, तो हम उसको 4.1 के समथिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वही चीज। तो हमने इसको लिख देंगे 4.1 गुणा, और ये 2 घातें इसमें से खत्म हो जाएंगे, 10 की घात कितनी बचेगी, माइनस के 10, ये मीटर हो गया। ठीक है, यदि मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें, सेंटीमीटर में हम देखेंगे आगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम बदलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मीटर में ही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास चांदी का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, तो यहाँ पे m बराबर दे रखा है कितना, 107.9, और ये है u का मतलब होता है 107.9 ग्राम प्रति मोल। क्या होता है, यू को हम बोलते हैं ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल बोल दो या यू बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे हम, इसको भी एक और एक 2 अंक आगे लेकर आएंगे, तो 1.079 गुणा 10 की पावर 2। क्यों आया 2, क्योंकि हमने एक और एक 2 अंक आगे ले गए पॉइंट को। चलो इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक ये 1.079 लिख रहा है, तो हम यहां तक लेना चाह रहे हैं, तो इससे अगला अंक 5 से अधिक है, तो इसलिए एक इसमें जोड़ देंगे, तो 1.1 बोल दें, सिंपल, काम खत्म। तो हम इसको 1.1 गुणा 10 की पावर 2 इतने ग्राम प्रति मोल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, बस अब आपको क्या चाहिए, घनत्व चाहिए। घनत्व यानी कि रो बराबर आपको निकालना है। चलिए, रो का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र हम लगाएंगे, रो बराबर होता है ZM/AQNA। चलिए, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, Z का मान आपको दे रखा है कितना है, 4 है, Z का मान 4 है। M का मान कितना है, ये है 1.1 गुणा 10 की पावर 2। अब देखो जरा ध्यान से समझ लेना कि ये आपका ग्राम प्रति मोल में है, और यहां पे ये जो कोर की लंबाई ये मीटर में है। तो आपको 2 काम करने हैं, या तो इस ग्राम प्रति मोल को किस में बदल लो, किलोग्राम में बदल लो, तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, या फिर आप इस मीटर को किस में बदल लो, सेंटीमीटर में। तो आप इन दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते, समझ रहे हो। यदि ये ग्राम में है, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलो, और यदि ये मीटर में है तो फिर यदि आप इसको इतना ही रखना चाह रहे हो तो फिर इसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम। देखो कॉम्बिनेशन बनता है, यदि ग्राम में है चीज, यदि द्रव्यमान आपका ग्राम में है तो दूरी आपको किस में लेनी पड़ेगी, दूरी आपको लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर में, और यदि द्रव्यमान आपका किलोग्राम में है तो दूरी आपको मीटर में लेनी पड़ेगी। अब ये क्रॉस बनना है, देखिए यहां पे तो ग्राम दे रखा है और यहां पे मीटर, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है, या तो इस कॉम्बिनेशन में लो या इस कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बिनेशन में रखना है, मतलब एक पद्धति में लेने हैं सारे मात्रक। तो यहां पर देखिए मीटर है, तो आपके दिमाग में आ रही है यार मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लें, काम खत्म। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, देखो आप जानते हो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस मीटर को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 है, गुणा 10 की पावर 2 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। लो, हो गया आसान, ये सेंटीमीटर में आ गया, और यहाँ पे भी आपका क्या है, ग्राम है, तो आगे ना आ गया, ये ग्राम और सेंटीमीटर, काम खत्म। चलिए ठीक है, तो अब हम ये चीज़ जो करते हैं वो रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। ठीक है, ये आ गया 4 तो है ही आपका, M का मान आ गया, ये ग्राम प्रति मोल वाला ले लिया। अब AQ, A का मान कितना है, 4.1 गुणा 10 की पावर
देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10 की पावर माइनस 10 है और ये 10 की पावर प्लस के 2, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 8 लिख दिया, क्यू इंटू एन ए की वैल्यू होती है 6.22 गुणा 10 की पावर 23, ये है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, इतना आ जाएगा 10 की पावर 2, ये आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई कर दी 1.1 में। अब देखिएगा ये 4.1 की पावर 3 है और ये 10 की पावर माइनस 8 की पावर, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये 4.1 गुणा 10 की पावर 8 है, इसकी पावर माइनस 8 है ना, इसकी पावर 3 है, तो मतलब क्या है 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8 गुणा 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8, मतलब इसी तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8, इस तरीके से। तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, तो ये तो माइनस के 24 हो जाएंगे। 4.1 4.1 4.1, इनकी जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो, मेरा मोबाइल कहाँ है यार, ये 1 मिनट ये रहा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग जानते ही हो, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा, देखिए 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1, तो ये आ जाएगा 68 पॉइंट, तो इसका 68.921 गुणा 8 की पावर करेंगे तो 8 की पावर माइनस के 24 आ जाएगा गुणा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, 4.1 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया, इतना तो समझ ही गए। 10 की पावर माइनस 8 है, इसका क्यू करेंगे तो 10 की पावर माइनस 24 हो जाएगा, यानी कि गुणा कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां तक अंक रख रहा हूं, तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो अब तो ये 5 से तो कम है, इसलिए हम इसको 6.0 ही रखेंगे, और 6.0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, डायरेक्टली हम 6 ही लिख देंगे गुणा 10 की पावर 23, इतना। चलो ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4.4 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखिएगा 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 नाम 54 और 1 55 हासिल 5, और 6 अट्ठे 48, 48 49 50 51 52 53 का 3 हासिल 5, और 6 छिंग 36 और 5 41, इतने 3 अंक बाद पॉइंट इतना आ गया गुणा 10 की पावर कितना, ये 23 है प्लस के, ये माइनस के है 24, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ओके, चलिए तो अब देख लीजिए, अब इसको भी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, 1 और 1 2 अंक आगे लेके जाएंगे, तो ये ऊपर है 4.4 गुणा 10 की पावर 2, नीचे 4.13526, हम क्या कर दिया कि 1 और 1 2 अंक आगे लेकर आए हैं, तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, ये गुणा 10 की पावर माइनस का 1 यहाँ पर है, पहले से ही है। ओके, अब मैं पॉइंट के यहां तक रखना चाह रहा हूं, अंक 30 से अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है, नहीं ये तो 3 है, तो इसको जो कहते हो रखेंगे, तो कितना, ऊपर तो 4.4 गुणा 10 की पावर 2 है, नीचे कितना 4.1 आ जाएगा गुणा, और ये सारा कुछ छोड़ देंगे, बाकी ये 10 की पावर 2 प्लस का है, ये 10 की पावर माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा प्लस का। ओके, अब ये देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 44 में आप 41 का भाग कर दोगे, 41 एकन 41 बचेंगे 3, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगी, ना जाने की 0 आएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ इसमें 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार चला जाएगा, 7 एकन 7, 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 1.07 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 घात इसमें से खत्म हो जाएगी, तो 1 बचेगा, मतलब कितना 10.7 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 घात ऐसे समझ लो कि 10 की पावर 1 है प्लस का, ऊपर 10 की पावर माइनस का, प्लस का 2 है, तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है प्लस का, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो अब 1 बचेगा, तो ये है 1, और 1 को लिखो या मत लिखो, चलो लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.07 गुणा, अब 10 की पावर 1 को हटा दिया, ये आ गया, 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 10.7 आ जाएगा, रो बराबर इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं देख ले रहा हूँ कितना है, ये हमने किया था, पहले भी किया था, तो इसका कितना आया था, चलिए इसका आ रहा था 10.5 है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उत्तर इसका पहले जो हमने किया था 10.5 आया था, अभी कितना आ रहा है 10.7 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन बड़ी है, मैंने सार्थक अंकों में इसका प्रॉपर्टी का यूज किया। यदि हम बात की जाए ये 10.5 इसका पहले आया था, अभी 10.7 आया है। यदि हम इसको भी सार्थक अंकों में निकालें, कैसे कि एक अंक को आगे ले जाएंगे पॉइंट को, तो 1.05 और फिर मैं यहाँ तक एक अंक रखूंगा तो इसका अंक 1 या 5 या 5 से अधिक है, तो हम इसको कितना 1.1 बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी ये 10.7 है, तो यदि मैं पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा 1.07 हो जाएगा और फिर यहाँ तक रखूंगा मैं। इसका अगला अंक देखेंगे 5 या 5 से अधिक है, बिल्कुल अधिक है, तो हम इसको भी 1.1 कह देंगे। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, 10.5 हो या 10.7 हो तो कोई इफेक्ट नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मत घबरा जाओ कि सर जी पहले तो तुमने 10.5 बताया, अब 10.7 आया। तो ये कैलकुलेशन मैंने कितनी इजी कर दी है, सार्थक अंकों में लेके गया हूँ। ठीक है, उत्तर बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए चलो जल्दी से फटाफट इसको कर दीजिएगा। चलिए जल्दी 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 इसको करेंगे हम। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। दूसरे का ख भी न्यूमेरिकल है। क्या है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनवन स्थिरांक की गणना करो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है भाई? जब भी कभी भी ये घोलने घालने की बात आ जाए तो उसमें विलेय और विलायक छांटने होते हैं। ठीक है, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको पता है ये 2.25 ग्राम ग्लूकोज है और 25 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो आपको पता चल रहा है 25 ग्राम ज्यादा है या 2.25 ग्राम ज्यादा है? तो आप कहोगे 25 ग्राम ज्यादा है, तो ये क्या है? ये विलायक है। तो हम यहां पे लिख देंगे विलेय। विलेय क्या है? विलेय आपको पता चल गया ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की बात आ रही है, ग्लूकोज विलेय आ गया, तो इसका पहले सूत्र भी लिख लो, इसका सूत्र भी लिख दो तुरंत। तो ग्लूकोज, जब भी हमें विलेय पता चल जाए तो हमें विलेय का सूत्र भी लिखना है। सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? जल्दी से वीडियो रोको और कमेंट करो क्या होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। देखिए क्या होता है, C6H12O6। ओके, अब इसका तुरंत अणुभार भी निकालना है। क्या निकालना है? अणुभार। अणुभार, ये विलेय है तो विलेय का अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना है ऐसे सवालों में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? C का कितना होता है? C का होता है 12 गुणा, कितने अणु हैं इसके? 6 हैं, प्लस H का कितना होता है? H का 1 होता है, कितने अणु हैं? 12, प्लस O का कितना? 16 होता है, कितने अणु हैं? 6, तो कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72 प्लस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? C का 12, H का 1, O का 16। C के 6 अणु हैं इसलिए 6 की मल्टीप्लाई, H के 12 हैं तो 12 की मल्टीप्लाई, C के मतलब O के 6 हैं तो 6 की मल्टीप्लाई। 12 छिंग 72, 12 एकन 12 प्लस 16 छिक्के 96, तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 80, 4 84, 84 और 96 180, 180 हो गए। ठीक है, चलिए काम खत्म। ये 180 आ गया स्मॉल m, यानी कि विलेय। क्या है ये? विलेय का अणुभार। सिंपल सी बात है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय के द्रव्यमान को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे लिख दे रहा हूं विलेय का द्रव्यमान, ये होता है स्मॉल w। कितना है? 2.25 ग्राम। ठीक है, ये विलेय का हो गया। अब ये विलायक की बात आ जाए। विलायक क्या है? जल है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है? तो आप लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान। वैसे ही पता, देखिए विलेय छोटा शब्द है इसलिए छोटा w, और विलायक बड़ा शब्द है इसलिए बड़ा w। विलायक के द्रव्यमान को किससे? बड़े w से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विलायक ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये 25 ग्राम है। ठीक, और ये हिमांक में कमी
ठीक है। जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसको हिमांक बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आ रहा है, कितनी कमी आ रही है, तो हम उसको डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर है, उसका पॉइंट है, ताप है, कितनी कमी आ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, तो वो कितना है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यहीं पर कहता, यानी कि हिमांक की जगह पर कहता, आपका क्या होता है, एक हिमांक में अवनमन और दूसरा क्या होता है क्वथनांक। क्वथनांक में अवनमन कहता तो हम यहां पे लगाते डेल्टा टी और बी। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज, और ये हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज, हिमांक, ठीक है। हिमांक में कितने कमी आ रही है, इतने की कमी आ रही है, डेल्टा टी एफ। अब पूछा क्या है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ आपसे पूछा है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक। यदि कहता, बस काम खत्म, कहने की बात मानो गोरी, यहां पे ये पूछा है तो ये निकाल दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका के एफ, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। सूत्र मैंने पहले भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। चलिए अब सारी वैल्यू यहां पे स्मॉल एम यानी कि क्या है, वही विलेय का अणुभार कितना है 180 गुणा डेल्टा टी एफ, ये यहां से कितने की कमी या बढ़ोतरी, कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार, विलायक का भार यानी विलायक का द्रव्यमान कितना है 25, ये 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू ये रहा 2.25, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए कैसे करोगे, सिंपल। आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास में, देखिए मैं मार्कर ले लेता हूं रेड, ठीक है, ये अब आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी कैलकुलेशन कोई दिक्कत वाली आती है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमने इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दिया, ओके काट दिया। तो अब जो बच रहा है पहले वो लिख लो, एक बार में एक काम करो, 180 गुणा 93 गुणा 25 और ये 1000 गुणा 225, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए अब देखो जरा कैसे करेंगे, 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब आपका ये 100 बचा, ये 25 बचा, तो इस 25 से आप चाहो तो आप क्या करोगे, इसको भी काट सकते हो। कितनी बार काट सकते हो, 25 निम्मा 225 काट सकते हो ना, काट सकते हो 25। इस 25 से ये वाला 25 काटा, इस 0 से ये वाला 0 काट दिया, तो बचा कितना, ऊपर आपका 18 बचा, ये 93 गुणा, ये तो 25 खत्म, तो खत्म कहानी, नीचे कितना बचा 100 बचा गुणा ये 9 बचा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो फिर से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो कितना बचा, अब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अब कितना बचा, ये बचा 2 गुणा 93 बट्टे नीचे 100, चलिए नीचे 100 बचा। चलो अब और थोड़ा सा और कर लीजिए, 93 2 तिये 6 2 नेम 18 186 बट्टे 100, 2 0 है ना, 2 0 2 भाग करेंगे, 2 अंक पॉइंट आ जाए 1.86, इतना आ गया के, ठीक है, ये आ गया। इसका मात्रक भी लिखोगे आप, मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका मात्रक क्या होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक जरूर लिखना है 1.86। बहुत ही प्यारा सवाल था ना, इसको और ज्यादा करना, और ये सवाल आपका 3 या 5 अंक में आएगा, और 100% नहीं 101% आएगा, ठीक है। तो भी ये मॉडल वाले सवाल क्वेश्चन तो आने ही आने निश्चित रूप से इसी तरीके के आएंगे, पेपर का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, दूसरे का गैर। अनंत तनता पर
HCl NaCl CH3COONA की चालकत्व या चालकता 380.5, 109.8 और 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल की चालकता ज्ञात करनी है या एसिटिक अम्ल का चालकत्व ज्ञात करना है। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से देख लीजिए क्या सवाल में दे रखा है। देखो, ये यहीं से पता चल जाता है, ये तीसरे जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, तीसरे चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी तरीके का आएगा, इससे अलग और नहीं आएगा। बस यही एक सवाल होता है और ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसे HCl की चालकता दे रखी है, तो यहां पे लिख देंगे इस तरीके से चालकता को हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये किसकी है? HCl की। आप इस तरीके से लिख दिए HCl की चालकता है। तो HCl की चालकता का मतलब क्या है? देखिए, HCl की चालकता कितनी दे रखी है? 380.5। ठीक है, 380.5। ठीक, अब एक चीज जरा ध्यान से समझो, गौर करो, ये HCl की चालकता है तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों की मिला के चालकता होगी इतनी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब देखो, मुझे रिप्रेजेंट तो इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की चालकता। ठीक है, बात खत्म। ठीक, चलिए, इतना समझ जाना। ऐसे ये NaCl की चालकता इतनी है 109.8, तो यहां पे लिख दूंगा मैं ये आपका कितना NaCl की जो चालकता है 109.8 है। मतलब क्या है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की मिला के जो चालकता है वो इतनी है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समझ में आ रही है बात? जब ये NaCl की चालकता 109.8 है और NaCl में क्या कौन कौन से आयन मिलते हैं? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों की मिलके, है ना। बस समझो, मेरा जो वजन है, मैं मान के चल रहा हूं, मेरा जो वजन है 80 किलोग्राम है। क्या लगा? इतना नहीं होगा हम में? होगा क्यों नहीं, ज्यादा 100 के लगभग भी हो सकता है। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा वजन है, तो मैं कह सकता हूं मेरी खोपड़ी है, जो मेरा ये जो सर है इसका, मेरे जो हाथ हैं ये दोनों इसका, मेरी जो टांगे हैं इसका, इन सबका टोटल मिला के ही तो वजन इतना है। इसको अलग तोड़ दूं, इसका अलग तोड़ दूं, है ऐसे तोड़ो मत भाई, अभी तुम्हें बहुत पढ़ाना है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के मतलब समझ रहे हो। चलो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा इस मार्कर का जो वजन है वो मैं मान के चल रहा हूँ आपका 30 ग्राम है। ठीक है, इसका 30 ग्राम है। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि इसका जो कैप है, इसका ये जो कैप है, कैप का वजन, इस कैप का वजन और इस पूरी बॉडी का वजन दोनों मिला के तो 30 ग्राम है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं वही चीज, HCl का वजन 380.8 है, यानी इसकी चालकता तो मतलब H पॉजिटिव की चालक, Cl नेगेटिव की। NaCl की बात चले इसी तरीके से एक ये है, तो मैं इसका भी लिख दे रहा हूँ CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव की जो चालकता मिला के कितनी? 78.5। समीकरण 3। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए, जब ये CH3COO Na की जो चालकता है वो 78.5 है, तो CH3COO नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके दोनों की मिला के चालकता इतनी है। ओके, पूछा क्या है? एसिटिक अम्ल की चालकता पूछी है, तो एसिटिक अम्ल की चालकता या चालकत्व पूछा है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, इसकी चालकता पूछी है। ध्यान से समझ लेना, इसकी चालक CH3COOH। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव की चालकता चाहिए। किसी चालकता चाहिए? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इन दोनों की चालकता चाहिए। जोड़ के इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो CH3COOH बनेगा। और हमें दिया क्या है? 1, 2, 3, इन तीनों समीकरणों से हमको हल करना है और ये चीज लेकर आनी है। तो देखो कहां से, देखो जरा ध्यान से, CH3COONH कहां पे मिलेगा? एक ये आ गया CH3COO नेगेटिव, और H पॉजिटिव कहां से मिलेगा? इससे। तो कौन कौन सी समीकरण में? 3 और 1 4। तो आप लिख दोगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। 3 और 1 को तो जोड़ दो। जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा, ध्यान से समझ लेना, जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या चीज दिखाई दे रही है आपको?
आपको दिखाई दे रही है। जब मैं इस चीज को जोड़ूंगा तो यहां पे CH3COO नेगेटिव आया, H पॉजिटिव आया। हाँ चलो ये तो हमको चाहिए तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में आपका Na पॉजिटिव भी एक्स्ट्रा है, इसमें Cl नेगेटिव भी एक्स्ट्रा है। मतलब क्या, एक तरफ तो Na पॉजिटिव हमको एक्स्ट्रा मिल गया यहां पर, एक तरफ Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा मिल गया। जब ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, NaCl मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये चीज को हम घटा देंगे। हमको पता चल गया ना। देखो अब ऐसा समझो, देखो बहुत ही प्यार से जरा समझो, आपको इन दोनों का वजन चाहिए, ऐसा समझो, देखो बहुत ही प्यार से समझो, इन दोनों का वजन चाहिए और आपको पता है कि इसका और इन दोनों का जो वजन है वो इतना है, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का वजन इतना है, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का वजन इतना है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे हैं तो हमको Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन चारों का वजन मिल जाएगा। और हमको ये पता है कि इन दोनों का इतना है, तो जब चारों में से इन दोनों का घटा देंगे, यानी इन दोनों का घटा देंगे तो हमें वही मिल जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। ये घटाने का, ये जोड़ने का। समझ में आई बात? नहीं आई? अभी भी नहीं आई हो तो एक बात समझ लो, आपको हमेशा 3 समीकरण मिलेंगे ऐसे सवालों में। आंख मीच के कॉन्सेप्ट समझ लो आप पेपर के लिए। 3 समीकरण मिलेंगी जिनमें से आपको पता चल जाएगा, 2 का पूछेगा, 2 को जोड़ दो, तीसरी को हमेशा घटा दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर क्या है देखिएगा, ये आपका पहले इधर H पहली तीसरी समीकरण कहां है, तीसरी समीकरण है ये CH3COO Na प्लस Na पॉजिटिव, ये हो गया। ठीक है, प्लस पहली समीकरण क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब घटानी कौन सी समीकरण है, हमें घटानी है ये वाली समीकरण घटानी है, माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, यानी कि ये दोनों के दोनों हमको घटाने हैं। ओके, ये तो एक तरफ की बात हुई। बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर करेंगे तो कौन कौन से जोड़ा था हमने, तीसरी जोड़ी थी, तीसरी ये 78.5 प्लस, फिर दूसरी ये पहली जोड़ी थी, तीसरी के संग में पहली जोड़ी थी 380.5, और घटानी कौन सी थी, घटानी थी हमको ये 109.5। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए यहां से क्या दिखाई देगा, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कटेगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कटेगा, तो यहां पे बचा CH3COO Na प्लस H पॉजिटिव, इतना ही तो बचा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना, 380.5 और 78.5, तो ये 0, एक यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 1 9, 8 7 15 का 5 हासिल 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4590 माइनस 109.5, इतना। ठीक है, अब देख लीजिए 459.0 में से 109.5 कैसे घटेंगे, यहाँ से लई दहाई यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पे बचे 8, यहाँ से लई दहाई यहाँ पे हो गया 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, यहाँ पे बचे 4, 4 में 0 गए तो 4, यहाँ पे बचे 3, 3 में से 1 गया तो बचे 2। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए 5, अरे यहाँ पे तो 3 ही बचेंगे, 3। ठीक है, 3 क्यों नहीं समझ में आया तो इनको जोड़ दे, 5 और 5 10 की 0, 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, 3 और 1 4, तो कितना बचा 349.5, इतने आ गया। और यही चीज दोनों मिलके क्या बन रही थी, CH3COOH, CH3COOH, ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चालकता CH3COOH की जो चालकता 349 पॉइंट इतने इकाई में दे रखी थी ना, ये इतने इकाई, ये आ गया। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई हो वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर, दूसरे का घ। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। क्या कह रहा है, रक्षण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। है रक्षा करना, रक्षा समझ लो, बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड नहीं, यहाँ पर कुछ और चीज है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में समझते हैं।
जब मनोज सर पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए तो फिर मनोज सर का क्या फायदा पढ़ाने का। बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता ना करो, पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। देखिए कैसे लक्षण पूछा है, होता क्या है जरा देखिए। दो प्रकार के आपके पास कोलाइड विलयन होते हैं। क्या होते हैं? एक द्रव विरोधी कोलाइड विलयन और एक होता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक है, ऐसा समझो, कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखिए, एक द्रव विरोधी कोलाइडी और एक द्रव स्नेही कोलाइडी, और एक हम ले रहे हैं, तीसरी चीज ले रहे हैं, विद्युत अपघट्य। क्या? विद्युत अपघट्य। देखो अब परिभाषा देखो, बिल्कुल एकदम बन जाएगी। जब कभी हम द्रव स्नेही द्रव विरोधी, ये लो, जब कभी भी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं, क्या करते हैं? जब द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं या विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाते हैं, तो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का स्कंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्कंदन होने लगता है। इस स्कंदन को रोकने के लिए या इस स्कंदन ना हो, स्कंदन की रक्षा करने के लिए कि इसकी ये द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले इस द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं, जिससे विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं होता है अथवा इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं और इस मिलाने वाले कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। दो द्रव स्नेही की कोलाइड मिलाते हैं। अब देखो हुआ क्या, होता यह है कि जब द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है उसमें जब हम विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। इस स्कंदन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इस द्रव विरोधी कोलाइड में थोड़ी सी मात्रा हमने क्या मिला दी? द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिला देते हैं। तो जब द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला देते हैं, तब हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होता। अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन किसकी वजह से रुका? इस द्रव स्नेही कोलाइड की वजह से रुका। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसकी ये रक्षा करता है। इसी घटना को हम बोलते हैं रक्षण। क्या बोलते हैं? रक्षण। अब इसका देखो एक और जनरल एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जो गोल्ड के विलयन में हम ये लिया हमने गोल्ड। क्या है? गोल्ड के विलयन में जब हम NaCl, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, NaCl मिलाते हैं तो इसका स्कंदन होने लगता है। इस गोल्ड का स्कंदन, ये क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है, स्कंदन होने लगता है। इस स्कंदन को रोकने के लिए हम गोल्ड में क्या मिलाते हैं? NaCl मिलाने से पहले इस गोल्ड में थोड़ी सी द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं जिसका नाम है जिलेटिन। क्या है? जिलेटिन। तो जिलेटिन की जब थोड़ी सी मात्रा हम गोल्ड के सॉल में या गोल्ड के कोलाइड विलयन में मिला देते हैं और फिर इसमें NaCl मिलाते हैं तो फिर इसका स्कंदन नहीं होता, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ऐसा समझो, बिजली का एक नंगा तार है, उसको हम पकड़ेंगे, करंट मारेगा है, तो इसका रक्षा करेंगे हम। क्या करेंगे हम इस पर एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया, प्लास्टिक कवर लगा देंगे, फिर टच करेंगे, फिर करंट नहीं मारेगा। तो मतलब क्या है? ये रक्षा कर रहा है, प्लास्टिक की कवर हमारी रक्षा कर रहा है ना। तो वही काम ये करता है। जब द्रव विरोधी कोलाइड गोल्ड है, इसमें हम डायरेक्टली नंगे तार को हम यदि
टच करेंगे करंट मारेगा नहीं, तो इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। इस स्कंदन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस द्रव विरोधी कोलाइड की, द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा, मतलब इस तार को टच करेंगे, नंगे तार को करंट मारेगा, हमने इस पर प्लास्टिक लगा दी और फिर हमने इसको टच किया, फिर इसने करंट नहीं मारा। तो वही काम जब द्रव विरोधी कोलाइड यानी गोल्ड में जब हम थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन की मिला देते हैं और फिर इसमें NaCl मिलाते हैं तो फिर इसका स्कंदन नहीं होता, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये जिलेटिन क्या कर रहा है, इस गोल्ड की रक्षा कर रहा है, स्कंदन होने से बचा रहा है, रक्षा कर रहा है, इसकी बॉडीगार्ड बन गया है इसका। तो इसीलिए जिलेटिन क्या है, एक रक्षी कोलाइड होता है। इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, रक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमको लिखना कैसे है, तो भाई लिखना कैसे है, तो ये तो आपको अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपको जो मैंने थ्योरी बताई है इसको लिख सकते हो, या आप अपने उसमें से किसमें से उसमें जो आपका नोट्स हैं, नोट्स तो जानते हो है ना, नोट्स, तो उसमें से जाकर लिख लेना। ठीक है, नोट्स में से लिख लेना। नोट्स चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने दे रखे हैं, तो ये आपका कौन से 5वें चैप्टर से है, 5वें चैप्टर के नोट्स में दे रखा। चलो मैं डिस्प्ले पर लगा ही दूंगा, डिस्प्ले पर लगा दूंगा इसका, आप देख लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है, थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, इसको थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने बोला वो लिख लीजिए, इस थ्योरी को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। यह है आपका यानी कि अगला प्रश्न चल लेते हैं, दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। अब मॉडल पेपर का तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरे का क्या प्रश्न क्या कह रहा है, भार अनुसार 25% गिल्सरॉल का फॉर्मूला C3H8O3 के जलीय विलयन में गिल्सरॉल के मोल अंश की गणना करो। मोल अंश बोले तो मोल प्रभाज, याद रखना मोल प्रभाज निकालते कैसे, देखिए मोल प्रभाज का पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कोई भी दो यौगिक हैं ए और बी, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, एक विलयन बना दिया, दोनों यौगिकों को मिलाकर हमने एक विलयन तैयार किया। ठीक है, चलिए अब इस विलयन में मैं कह रहा हूं कि ए का मोल चाहिए, क्या चाहिए, ए का मोल अंश चाहिए। ए के मोल अंश कितने हैं, तो ए का मोल अंश निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, ए के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, नीचे कुल मोल लेंगे ए के प्लस बी दोनों के। तो मतलब क्या है कि जब भी ए के मोल प्रभाज चाहिए या मोल अंश चाहिए तो ए के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या, दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब आपको चाहिए मोलों की संख्या, एन का मतलब मोल की संख्या। तो मोल की संख्या कैसे निकलती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, फॉर्मूला भार बट्टे अणुभार। ठीक है, चलिए अब ये भार और अणुभार कहां से पता चलेगा, वो यहीं से पता चलेगा। देखिए अब आपको सवाल में क्या दे रखा है जरा समझो, सवाल में क्या दे रखा है। देखिए जैसे कि मैंने बताए थे, दो विलयनों को मिलाकर यानी दो यौगिकों को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, तभी निकलता है मोल अंश। तो देखिए इसमें कौन कौन से विलयन है, भार अनुसार 25% गिल्सरॉल के जलीय विलयन में, यानी कि जल में 25% गिल्सरॉल मिलाया गया है। तो हमने मान लिया कि एक विलयन था 100% का, मतलब 100 ग्राम का, कितने का, 100 ग्राम का विलयन था, 100% का हमने मान के चला, जिसमें से 25% गिल्सरॉल है, बाकी शेष क्या है, जल है, जलीय विलयन है ना। तो मतलब क्या है कि इसमें गिल्सरॉल कितना हो गया, गिल्सरॉल हो गया आपका 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम गिल्सरॉल हो गया, बाकी 75 ग्राम क्या बचा, जल। और जल कितना हो गया, जल हो गया आपका 75 ग्राम। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताई थी, दो यौगिक होंगे, दो यौगिकों का हमें क्या चाहिए, भार बट्टे अणुभार। तो देखो पहले यौगिक का भार इतना, दूसरे यौगिक का भार इतना। अब इसके अणुभार निकाल लेंगे, तो पहले गिल्सरॉल का अणुभार निकालेंगे, तो लिखेंगे गिल्सरॉल का अणुभार क्या है, फॉर्मूला C3H8O3।
कैसे निकलेगा? C का होता है कितना? C का 12 गुणा कितने अणु हैं? 3 प्लस H का 1 होता है अणु कितने हैं? 8 प्लस O का कितना? 16 होता है गुणा 3। तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 प्लस 8 प्लस 16 तिया 48। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 92। देख लीजिए 36 और देखो यहाँ पे देखेंगे 2 इधर जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50। और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 56, 56 और 6 62, और 62 और 30 92 हो गया। चलिए अब जल का अणुभार निकाल लो। जल का अणुभार, जल का अणुभार कैसे निकलेगा? जल का अणुभार निकलेगा H2O होता है तो H का कितना? 1 होता है, अणु है 2 प्लस O का कितना होता है? 16 होता है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18। जल का अणुभार तो आपको वैसे ही पता है 18, 2 1 2 और 16 18। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए पहले मोलों की संख्या चाहिए दोनों के। तो पहले लिखेंगे हम क्या? मोलों की संख्या निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम गिल्सरॉल के मोलों की संख्या। यहां पे लिख दे रहा हूं, गिल्सरॉल के मोलों की संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला भार बट्टे अणुभार। पहले ही बताया था 2 यौगिक होंगे, पहले दोनों के अणुओं की संख्या निकालनी है ना। तो ये गिल्सरॉल के मोलों की संख्या भार बट्टे अणुभार। तो इसको मैं N1 नाम दे रहा हूं, N1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? N1 बराबर क्या हो जाएगा? भार। गिल्सरॉल का भार कितना है? गिल्सरॉल का भार 25। गिल्सरॉल का अणुभार 92। बस इतना ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और चाहो तो इसको भी आप काट पीट कर दीजिए। काट पीट करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है? क्या जल्दी कर दें? चलो बाद में काट लेंगे या अभी काट लो, आपकी मर्जी है। आप ऐसे काट दीजिए। तो काटेंगे तो हम कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा, इसमें हम भाग करेंगे 25 में। चलो एक साथ ही काटेंगे, अब जो भी होगा तभी एक साथ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्यों इतना ज़्यादा दिमाग खर्च करें हम। अब जल के मोलों की संख्या निकाल लो। जल के मोल सिंपल सी N2 लिख दे रहा हूं। तो भार बट्टे अणुभार। जल का भार कितना है? जल का भार ये रहा। जल कितना है? 75 ग्राम। अणुभार कितना है? 18। ये आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपकी। ठीक है, अब यहां से आगे आपको करना क्या है भाई? मुझे लगता है कि इसमें भाग कर ही लीजिए, क्योंकि फिर ये लंबा बैठेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे भाग कर दे रहा हूँ। तो भाग कैसे करोगे? 25 में भाग करोगे आप कितने का? 92 का। 92 ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 बार चला जाएगा। 92 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। यहाँ से ले दाई, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6। यहाँ पे बचे कितने? 4। यहाँ से ले दाई, यहाँ पे हो गए 14, 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6। पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। 9 5 बताइए, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14, 7 नम 63, 63 और 1 64 हो जाएंगे। इतने 0.27, 0.27 इतना लिख दीजिए। इसमें भाग करेंगे हम 75 में भाग करेंगे हम 18 का। तो कैसे जाएगा? 18 18 चौक 72, 18 चौक 72, बचे कितने? 3। पॉइंट लगाएंगे 0। 18 दूनी 36, तो 18 एकन 18, बचेंगे कितने? यहाँ से नहीं, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2। और यहाँ पे बचे कितने? 2 में से 1 गया तो 1 बचा। पॉइंट लगाई हुआ है 0। 18 छिक्का 108, तो ये कितना आ जाएगा? 4.16 इतने आ जाएगा। ठीक है, 18 छिक्का 108 ये। ठीक, तो ये आ गए दोनों। जल के मोलों की संख्या इतनी आ गई। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए था गिल्सरॉल का मोल प्रभाज। तो यहां पे लिख देंगे गिल्सरॉल का मोल अंश। तो गिल्सरॉल का मोल अंश के लिए इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है? गिल्सरॉल के मोलों की संख्या ऊपर आएगी। क्या बोला? गिल्सरॉल का मोल अंश चाहिए, तो गिल्सरॉल के मोलों की संख्या यानी कि N1 ऊपर आएगी, नीचे कुल मोल आ जाएंगे। ठीक है,
तो गिल्सरॉल के मूलों की संख्या कितनी है 0.27, नीचे कितना है, नीचे 0.27 प्लस ये कितना है 4.16, तो 0.27 अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे 4.16 प्लस 0.27, तो 6 दूनी 12 1 13 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, तो 4.43। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा डायरेक्टली, अब तो मैं इसमें पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो 27/443, इसमें यदि हम भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसमें मैं डायरेक्टली आपका भाग कर दे रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब। तो 27 में डायरेक्टली भाग कर दे रहा हूँ 443 का, तो 0.06 इतना समझ लीजिए, और भी आ रहा है लेकिन मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, काम खत्म। 0.06 इतना आ गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 0.06, ठीक, चलिए ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये तो आपका गिल्सरॉल के मोलों की संख्या निकल आई। अब यदि पूछ लेता, इसी सवाल में पूछ लेता कि जल का मोल अंश निकालो, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जल का निकाल देते, तो जल के लिए निकालते तो क्या आता, N2 ऊपर आता और नीचे N1 प्लस N2 आता, सिंपल सी बात है। यदि आप इन दोनों के निकलवा ले तो फिर आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल दो, उसमें से क्या करोगे, इसको 1 में से घटा दोगे, 1 में से डायरेक्टली हम इसको क्या कर देंगे 1.00 में से घटा देंगे, तो देख लीजिए कितना है 0.06, इसको घटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे बचे आपके 9 में से 0 जाएंगे तो 9, इतना आ जाएगा 0.94। तो ये जल का मोल प्रभाज आ गया, यानी कि X2 आ जाएगा, जल का मोल प्रभाज या जल के मोल अंश निकले आएंगे। नहीं तो देख लो, सॉल्व करके देख लेना, आपको इतना ही आएगा। देखो कैसे आपका, यदि हम बात करें जल के लिए कैसे निकलेगा, ये 4.16 ऊपर आएगा, नीचे 0.27 प्लस 4.16 यही चीज़ आएगी, तो 4.16 इन दोनों को जोड़ के कितना बैठा था 4.43 बैठा था, इससे हम इसको काटेंगे 416 में भाग करेंगे 443 का कितना आ जाएगा, देख लो, अभी मैं आपको भाग करके ही दिखा दे रहा हूँ। 400 कितना है, 416 में भाग कर रहे हैं हम 443 का 0.9 इतना आया है, 0.9 की समथिंग आया, नहीं आया, देखो अब एक सेकंड, ये देख लीजिए, ये 0.939 के समथिंग आया है, ठीक है। तो ये समथिंग का मतलब क्या है, समथिंग का मतलब वही है कि यदि यहाँ पे 1 आना चाहिए था तो मैंने 1 लिखा नहीं है, इसलिए इसको मैंने मारा गोली 0.06 लिख दिया है। तो यहाँ पे भी 2 अंक है, तो यहाँ तक 2 अंक लूंगा, तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है, तो इसको हम कितना कर देंगे 0.94, ठीक है। समझ में आ रही है ना यार ये बात, तो ये चीज होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुन्ना बाबू, सोना चांदी ये है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, यदि 1 का मोल प्रभाज निकल जाए तो 1 में से घटा देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका तब आएगा जब आप इस पर बहुत अच्छे से ज़्यादा इस पर सपोर्ट करोगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और यहाँ पर तो वैसे ही मेरे पास समय इतना नहीं है, तबीयत ख़राब चल रही है, ड्यूटी छोड़ के हैं, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट कम मिल रहा है, तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मिलेंगे खुश ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।